तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में एसएससी का डेट भी आ गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं कि सर कैसे करें क्या नहीं करें। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, मतलब तैयारी के रिगार्डिंग, मतलब एक डेट भी बहुत सर्टेन में दे दिया ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभी फिलहाल में आपको देख रहे हैं कि स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस चैनल पे आप जाइए और इसमें बहुत सारे आपको मास्टर सीरीज अपलोड हो चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विथ ट्रिक भी बताया गया कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, कैसे आपको 2-3 बार उस वीडियो का रिकॉल कीजिएगा तो सारा आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वो भी देखें, साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी लगाए, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप मॉक टेस्ट लगाइएगा आपको क्वेश्चन के लेवल समझ में आएगा, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अभी फिलहाल में मैं पर डे 1 या 2 दिन के अंदर आपको पर डे एक ने एक आपको 100 क्वेश्चन का एक सीरीज दूंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप भी सारा स्लाइड, सारा जितना भी प्ले लिस्ट में है सारा आप देख लीजिए। मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 5 आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 तक आपका अपलोड हो चुका है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें दिखा के, मतलब डिजाइन करके उसमें डाला गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप आर रेडियस जो कि आर बता रहा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई एट विच द पॉइंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। ठीक है, देखिए क्या बोला कि द पॉइंट ऑफ वेलोसिटी है इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इसका होता है यू माइनस यू बार डिवाइडेड बाई वी स्टार, ओके, इजकल टू 5.75 log 10 y बाई आर प्लस 3.75। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, ये जो बोला ना कि आपका द वेलोसिटी पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो पहली बात कि हमको इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करना है तो हम लोग इक्वल कैसे करेंगे। इक्वल देखिए हम लोग करेंगे यू करेंगे। ठीक है, यू क्या है आपका, ये जो आपका है ना, यू आपका है लोकल वेलोसिटी। ठीक है, और यू डैश जो आपका है, यू बार जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों को इक्वल कर दिया, पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द लोकल वेलोसिटी, मतलब पॉइंट वेलोसिटी बोल रहा है लोकल वेलोसिटी का। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल करने के बाद क्या होता है देखिए, हम लोग को क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं ना आपको 1 मिनट, हाँ, ये जो है कि 5.75 log 10, 5.75 log 10, ये जो है वाई बाई आर, इसको इक्वल करना है 3.75 से। ठीक, तो हमको जो मेन वैल्यू निकालना है, देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हमको निकालना है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना कि वाई निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, log 10 इजकल टू ये जो 5.75 दिया हुआ है, इसको हम कर देंगे इसके नीचे, डिवाइड में आ जाएगा, ये log 10 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई बाई आर इजकल टू, अभी प्लस में आ जाएगा माइनस 3.75 डिवाइडेड बाई 5.75। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमको निकालना है वाई वाई बाई आर का वैल्यू निकालना है, वाई बाई आर का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम अगर इसको इसको हम लोग हम ये साइड ले कर जाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.223। ठीक है, तो वो 0.223 आ गया, ये इसको सॉल्व करने के बाद जब हम y बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ना 0.223 इंटू आर। देखिए तो ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो आपका वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू निकल गया, कितना है, 0.223। ठीक है, कुछ नहीं किया गया था इसमें। ये जो इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि वी बार यू बार डिवाइडेड बाई वी बार वी स्टार इजकल टू 5.75 log 10 इंटू वाई बाई आर इंटू प्लस
3.75, ठीक है। तो जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, ये दोनों को आप इक्वल कीजिएगा, क्या कि यहाँ बोल दिया कि द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके इसके इक्वल टू आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए हम किए ना है, उसी तरह आपको इक्वल करने के बाद फिर इसको जो यहाँ पे था गुना में, इसको डिवाइड में लिख चल जाइए, ठीक है। तो वाई बाई आर का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई बाई आर का वैल्यू आ जाएगा, फिर वाई निकालना है तो आर आ जाएगा इधर, आर इसका डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेनाइट। क्या बोलता है, ग्रेनाइट कॉमन यूज फॉर बिल्डिंग स्टोन। बताइए ग्रेनाइट के लिए कौन सा गलत पोजिशन पूछ रहा है। तो ग्रेनाइट के लिए हम लोग गलत, इसमें क्या हो सकता है। ग्रेनाइट के लिए हम लोग पहले सब हम लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो आपका 177 से लेकर 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक होता है, ठीक है। ये सही बता रहा है, ठीक है। क्या हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड दिया है कि इट इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। क्या ग्रेनाइट जो है क्या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है। नहीं, ये आता है इग्नेस रॉक के अंदर, ठीक है। इट हैज नहीं हैज फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी। क्या इसके अंदर इसका होता है फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी, बताइए। फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है। होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। और क्या द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3, ये सही है। तो हमको पूछ रहा है क्या कौन सा गलत है, गलत इसमें कौन कौन सा है। हाँ देखिए, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गलत है, मतलब ये गलत है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 से लेकर 3.65 तक होता है, ठीक है। ये होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और ये गलत है, और इसमें फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ये भी सही है। मतलब कौन कौन गलत है आपका, ये गलत है, और ऑप्शन नंबर 2 इट हैज ए सेडिमेंट्री रॉक, नहीं इट हैज ए इग्नियस रॉक, तो ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इग्नियस रॉक का कौन कौन सा प्रॉपर्टी क्या क्या है, कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका 77 से लेकर 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक होता है, ठीक है। और दूसरा बोल सकते हैं कि इसका जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.36 से लेकर 3.65 तक होता है, ठीक है। इसका वाटर एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका इसका लेस देन 1% होता है, ठीक है। लेस देन 1% होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, उसको वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये गलत, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाटी इफ द डाउनफॉल इंड ऑफ द थर्ड, क्या है, इफ द डाउनफॉल इंड डाउनहिल इंड ऑफ द 30 मीटर टैप इज हेल्ड इन 80 सेंटीमीटर टू लो, देन यूजिंग द करेक्शन फैक्टर फॉर स्लोप व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ। बताइए, ये बोल रहा है कि ये कोई हिल है जो कि 30 मीटर का टेप, मतलब 30 मीटर तक उसे ये किया गया है, उसका लेंथ दिया हुआ है, 30 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको बताइए। करेक्शन फॉर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। सी एस इजकल टू क्या होता है, h² by 2l, h²by 2l, ठीक है, h²by 2l। तो h कितना दिया हुआ आपका, h कितना है, h कितना है जी, h आपको दिया हुआ कितना, h जो है आपका, एक मिनट, हाँ h जो दिया हुआ है, h आपका कितना है 80 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज किया कितना है 0.8 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो h दिया हुआ है, l दिया हुआ है, l कितना है 30 मीटर दिया हुआ था। यहाँ पे इस इक्वेशन में फॉर्मूला में पुट कर दिए, h कितना है आपका 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल 30। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा बताइए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 0.0
1066, ठीक है। इसको तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.0107 के लगभग आएगा, ठीक है, मीटर में। तो हमको क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ, लेंथ निकालना है हमको। लेंथ तो नहीं निकलाना, ये तो अभी निकला कि हमको क्या निकला कि करेक्शन फॉर स्लोप निकला, लेकिन हमको लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेंथ हमको टोटल कितना दिया हुआ है, देखिए लेंथ जो मेरा है टोटल 30 मीटर का है। लेंथ निकालना हमको, तो टोटल कितना 30 मीटर है, इसमें हम माइनस कर देंगे 0.0107। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 29.98 मीटर में, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 29.98, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखा कि बीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 पर्टेन टू ए लेब्राडोर। बताइए लेब्राडोर का इसमें दिया गया है 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, बताइए। हम लोग जानते हैं कि लेब्राडोर इज द डोर आर अरेंज एट ए सच एन इंक्लिनेशन दैट द हॉरिजॉन्टल विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। क्या ये सही बता रहा है, सही है ये। लेब्राडोर आप लोग देखे होंगे कि पहले के ज़माने में जो डोर होता था उसमें पतला 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 करके जो उसका जो फ्रेम होता है उसमें पतला पतला करके लगाया मतलब रहता था, जिससे आप मतलब इंटरफेरेंस के लिए सही है, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए सही है, प्राइवेसी के लिए वो सही है, ठीक है, अब वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी सही है, नेचुरल वेंटिलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो देखिए पहला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इंक्लिनेशन से उसमें रहता है कि लेब्राडोर डोर लबरस इज द डोर आर अरेंज एट सच इंक्लिनेशन, इंक्लाइन में रहता है उसमें, ठीक है, इंक्लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल विजन, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल विजन है ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, उससे मतलब आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ डोर डज नॉट इन्वेज प्राइवेसी एंड प्रिवेंट नेचुरल वेंटिलेशन, ये गलत बता रहा है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये गलत बताइए क्या होता है, डज नॉट बोल रहा है जो कि गलत है। थर्ड जो ऑप्शन है कि दे हार्बर डस्ट एंड डिफिकल्ट टू क्लीन, ये सही है, उसको थोड़ा सा मतलब क्लीन करने में वो आपका डोर है वो थोड़ा सा इंक्लाइन टाइप पे रहता है, उसको थोड़ा सा आपको वॉश करने में कभी उसको मतलब डस्ट उस पर जब बैठा है उसको क्लीन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द कंजुगेट बीम मेथड द fixed support in a actual beam is considered as a support in conjugate beam। बताइए इसके लिए एक टेबल आपको बताता हूँ, टेबल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिखिए आप लोग रियल बीम, एक तरफ लिखिए आप कंजुगेट बीम, ठीक है, रियल बीम कंजुगेट बीम। इसमें हमको देखिए इसमें इसका क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, अगर रियल बीम फिक्स सपोर्ट है, अगर रियल बीम फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो कंजुगेट बीम क्या होगा, एलवेज फ्री सपोर्ट होगा, फ्री सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर आपका रियल बीम अगर फ्री सपोर्ट है, फ्री सपोर्ट आपका रियल बीम, तो जो आपका कंजुगेट बीम होगा वो एलवेज फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स्ड सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर आपका रियल बीम रोलर सपोर्ट होगा, ठीक है, तो जो आपका कंजुगेट बीम होगा वो एलवेज हिंज सपोर्ट होगा, हिंज सपोर्ट होगा। अगर आपका रियल बीम हिंज सपोर्ट होगा, तो आपका जो कंजुगेट बीम बनेगा एलवेज रोलर सपोर्ट बनेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपको देखने को इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यह क्या बोला कि द कंजुगेट बीम
Method the fixed support in actual beam considered as a support to conjugate beam क्या होगा, फिक्स सपोर्ट बोल रहा था, conjugate beam क्या होगा, फ्री सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये टेबल को थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज employed for the collecting sufficient data in a connection with a sewage disposal and water supply works। बताइए इनमें से कौन सा सर्वे जो हम लोग करते हैं जो कि हमको डेटा कनेक्शन के लिए, मतलब सीवेज डिस्पोजल का और आपका वाटर सप्लाई का डेटा कलेक्ट करके देता है। क्या टोपोग्राफी सर्वे? नहीं। कैडेस्ट्रल सर्वे? ये भी नहीं। टोपोग्राफी सर्वे हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ देखते हैं, लाइक आपका हिल हो गया, पेवमेंट रोड हो गया, ठीक है, आपका पॉन्ड हो गया, ये सब किस में आएगा, आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में आएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्री को डिफाइन करता है। ज्योमेट्रिक सर्वे क्या है, ज्योमेट्रिक सर्वे क्या होता है, ये क्या होता है, डिटरमाइन शेप, मतलब अर्थ के शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है, अर्थ के शेप को डिटरमाइन करता है ज्योमेट्रिक सर्वे। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग आपका यही बता रहा है कि आपको जो आपका इस क्वेश्चन में है जो है कि डाटा कनेक्शन के लिए, मतलब सीवेज डिस्पोजल और वाटर सप्लाई वर्क के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं वो आपका किस में आएगा, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन ए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। बताइए क्या है, क्या इफेक्ट है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का ऑन ए पाइल फ्रिक्शन पे, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाइल फ्रिक्शन होता क्या है। पाइल फ्रिक्शन जो होता है कि जब भी कोई भी पाइल को, जब भी कोई पाइल को, जब भी मतलब कोई पाइल को अगर मतलब रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल है या फिर लूज सॉइल है, ठीक है, जनरली जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन तभी डेवलप होता है जब वहाँ का सॉइल कैसा होगा, लूज सॉइल होगा या फिर रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल होगा, तभी आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप तभी होता है जब वहाँ का सॉइल कैसा होगा, आपको लूज होगा और रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तब वो क्या होता है कि जब पाइल जो है, जब पाइल है लोड अप्लाई करते हैं पाइल पे, तब पाइल का सेटलमेंट ऑफ पाइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है। इसमें हम देखते हैं कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन लोड कैरिंग कैपेसिटी, गलत बता रहा है। इट मेक्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी जीरो, गलत है। इंक्रीज इन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, नहीं। स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि लोड इज डिक्रीज इट डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये सही है, डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसा ही मतलब मतलब जो लोड है, पायल पे जो लोड आ रहा है वो क्या होता है कि पायल पे लोड जो आ रहा है, वो जो लोड पायल का सेटलमेंट ज़्यादा होता है आपका सॉइल के सेटलमेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आयरन स्लैग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बताइए, आयरन स्लैग का हम लोग आयरन स्लैग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एम्पेरिकल स्टोन, बिटुमिनस स्टोन, या फिर आर्टिफिशियल स्टोन, या फिर गार्लिक स्टोन। देखिए आयरन स्लैग जो होता है, आयरन स्लैग और इसमें एक और है पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, दोनों का काम क्या है, आयरन स्लैग और आयरन स्लैग प्लस सॉरी आयरन स्लैग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पोर्टलैंड आयरन स्लैग हो गया। ये आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट दोनों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो क्या उससे क्या उसका क्या प्रोडक्शन करता है, गार्लिक स्टोन। ये दोनों के प्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, गार्लिक स्टोन, ठीक है। इसके बाद जो आपका है बिटुमिनस स्टोन क्या होता है, बिटुमिनस स्टोन जो होता है ये आपका ग्रेनाइट, कहाँ गया, हाँ, ग्रेनाइट एंड डियोराइट,
बिटुमिनस स्टोन जो है आपका गिरनाइट और डियोराइट से बनता है। ठीक है, बिटुमिनस स्टोन जो आपका है वो किससे बनता है? आपका ग्रेनाइट और डियोराइट से बनता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, एक इसमें एक और आता है आपका, हम अलग से बता देते हैं। एक आता है आपका रैंसम, रैंसम स्टोन। क्या? रैंसम, रैंसम स्टोन। रैंसम स्टोन क्या है सो बताइए। इससे हमको ये रैंसम स्टोन कैसे तैयार किया जाता है? रैंसम स्टोन तैयार किया जाता है आपका किससे? सोडा सिलिकेट, सोडा सिलिकेट विथ सीमेंट फॉर डेकोरेटिंग फ्लोर। ठीक है, रैंसम स्टोन क्या होता है कि रैंसम स्टोन जो तैयार किया था वो तैयार किया था सोडा सिलिकेट से और सीमेंट से फॉर डेकोरेटिंग फ्लोर के लिए। मतलब कोई कोई फ्लोर है जिसको हमको डेकोरेट करना है, तो उसमें कौन सा स्टोन लगता है? उसमें आपका रैंसम स्टोन लगता है, जिससे रैंसम स्टोन लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका है, हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या है कि एज पर IS 2911 पार्ट थर्ड में है कि द बल्ब इज पैलेस्ड कैन नॉट बी इंस्टॉल इन अंडर वाटर लेवल। बताइए, बल्ब जो होता है कौन से सॉइल में जो होता है किसमें पैलेस नहीं करते हैं? अंडर वाटर लेवल, अगर पानी के अंदर है तो। एक मिनट। बताइए। बल्ब बल्ब क्या है? बल्ब इन पैलेस कैन नॉट बी इंस्टॉल इन वाटर लेवल। क्या अरे यार, एक मिनट। हम्म बताइए, इनमें कौन सा होगा? द बल्ब इज पैलेस कैन नॉट बी इंस्टॉल इन वाटर लेवल। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, डायरेक्ट है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल जब भी है वहां पे आपको, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, अगर पानी के नीचे अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, अगर पानी के नीचे अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहां पे बल्ब को प्रोवाइड नहीं करेंगे। उस कंडीशन में बल्ब को प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर अगर ब्लैक कॉटन सॉइल इसका आंसर है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल अगर पानी के अंदर अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहां पे हम लोग बल्ब को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग तो इसको कर लीजिएगा। क्या होगा बताइए? ट्रैंगुलर नोच का फॉर्मूला पूछ रहा है। बताइए क्या होता है? कितना होता है? 8/15 होता है कि 4/15 होता है, या फिर 8/15 होता है, या फिर 2/3 होता है? बताइए क्या होता है? ट्रैंगुलर नोच का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रैंगुलर नोच का जो फॉर्मूला होता है 8/15 इंटू CD√2G 10 5/2 के पावर H के पावर 5/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए टर्बाइन विच विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज कॉल्ड। द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए टर्बाइन विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज कॉल्ड। क्या होता है? यूनिट डिस्चार्ज। ये तो वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, ये आपका पावर के बारे में बता रहा है, ये आपका स्पीड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि एन एरिया इज क्लासिफाई एज ए ड्रॉट प्रोन एरिया। कौन सा एरिया है? ड्रॉट प्रोन एरिया है इफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अकरेंस ऑफ ए ड्रॉट इज। बताइए। हाँ, अगर क्या है, अगर आपका जो एरिया है ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया, तो इसका जो अकरेंस जो होता है, आपका अकरेंस कितना होता है? 4। ड्रॉट प्रोन एरिया
इसका जो अक्रेंस होगा आपका 0.2 से ग्रेटर देन इजकल टू 0.4 तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए, ठीक है। और सेकंड जो आपका है इफ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.4, ये जो आपका होगा क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है 0.4 से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर आपका यहाँ पूछ दिया कि ड्रॉट प्रोन एरिया का पी का वैल्यू क्या किसके बीच अक्रेंस करता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0.2 से 0.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब वेल इज इनएडिक्वेट फॉर ए वेरी फाइन सैंडी स्ट्राटा बिकॉज इन केस स्क्रीनिंग ओपनिंग आर लाइकली टू गेट ए चॉक्ड इजली। बताइए इनमें से कौन सा आपका ट्यूबवेल है जो कि आपका उसमें क्या होता है, फाइनडी सॉइल के लिए। देखिए फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इसमें होता है आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, ठीक है। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल ऐसा ट्यूबवेल होता है कि ये जो अनसुटेबल होता है फॉर किसमें, फॉर अनसुटेबल फॉर फाइन सैंडी स्ट्राटा। अगर सैंडी स्ट्राटा है आपका, ठीक है, अगर आपका ट्यूबवेल अगर सैंडी स्ट्राटा है तो उसमें क्या है कि चौक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना कि इसमें जो वाटर एक्सट्रैक्ट करता है वो चारों साइड से करता है, ठीक है। वाटर जो एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, ये क्या करता है, ये पूरे जो चारों साइड से पानी को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या है कि चॉकिंग होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। चॉकिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, ठीक है। एक होता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ठीक है। क्या ये देखिए कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ये क्या होता है, कैविटी टाइप ट्यूबवेल ये ट्यूबवेल होता है कि इसमें जो आपका वाटर जो एक्सट्रैक्ट करता है ना, ये वाटर एक्सट्रैक्ट करता है एकदम बॉटम से करता है, ठीक है। ये साइड से नहीं करता है, ये बॉटम से करता है, बॉटम से वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। जिसके कारण इसमें थोड़ा सा चॉकिंग होने का जो कंडीशन है इसमें थोड़ा कम होता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट यूज टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। बताइए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है डिप्रिसिएशन का। सिंकिंग फंड मेथड ये है, क्वांटिटी सर्वे मेथड ये भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कौन कौन नहीं बताइए। लेकिन रेंटल मेथड ये नहीं है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। रेंटल मेथड नहीं है, ये आपका वैल्यूएशन का है। वैल्यूएशन का मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड। बताइए बेसिक कोई ग्रेड है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। उसके बारे में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए अगर बाई चांस हम लोग कोई इंटरसेक्शन का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन का हम लोग डिजाइन करते हैं, ये हाईवे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन डिजाइन करते हैं तो उसमें से क्या सही होना चाहिए। पहली बात कि उसमें तो गुड लाइटिंग जो उसमें से बहुत गुड होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन पे गुड लाइटिंग होना चाहिए। सडन चेंज ए पाथ शुड बी अवॉइडेड। क्या ये सही है, ये सही बता रहा है कि सडन चेंज जो पाथ होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये भी सही बता रहा है, ये भी, ठीक है। थर्ड जो है कि ज्योमेट्रिक फीचर शुड बी एडिक्वेट प्रोवाइडेड। सही है। अगर हम लोग इंटरसेक्शन डिजाइन कर रहे हैं और उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक फीचर्स को कंसिडर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आगे प्रॉब्लम करेगा ना, इसलिए ज्योमेट्रिक फीचर्स भी एडिक्वेटली प्रोवाइडेड जरूरी है। लेकिन इसमें तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है, क्या है कि एट द इंटरसेक्शन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी बिग एज पॉसिबल। ये गलत है। कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ये गलत है ना। कॉन्फ्लिक्ट एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या नोट करेक्ट बोला ना, तो ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी इंटरसेक्शन डिजाइन करने से पहले उसमें उसका ज्योमेट्रिक फीचर्स क्या है, उसका लाइटिंग का जो लाइटिंग जो आएगा उस एरिया, प्रॉपर एरिया में, इंटरसेक्शन वाले एरिया में, उसका क्या है, गुड लाइटिंग भी होना चाहिए, ताकि अगर व्हीकल मूव करे तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल के साथ मूव करे। और उसका जो आपका सडन जो पाथ है, अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो सडन वहाँ पर उसका जो पाथ है सडन चेंज नहीं होना चाहिए। सडन चेंज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा व्हीकल को अनसर्टेन फील होगा, और व्हीकल वहाँ पे कुछ व्हीकल में डैमेज भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए सडन चेंजिंग ऑफ पाथ शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल। बताइए इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है। पहली बात हम लोग समझेंगे कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है, जब पानी जब पानी सॉइल के डाउनवर्ड सॉइल पानी जब डाउनवर्ड मूव करता है सॉइल के, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें से हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ, कि फर्स्ट जो दिया हुआ स्टेटमेंट कि सरफेस कवर्ड विथ स्नो एंड पेव अर्बन एरिया यूजुअली विल हैव अ हाई वेरी हाई इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई सरफेस है, मतलब कोई आपका पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट है अर्बन एरिया का, ठीक है, गांव वाले रोड है, उसमें वो पेमेंट पे अगर बाई चांस वहाँ पे स्नोफॉल हो गया, कंप्लीट स्नोफॉल हो गया, ठीक है, स्नोफॉल हुआ तो वहाँ पे क्या, वहाँ पर जो आपका वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑलवेज क्या होगा, कम होगा, जो कि यहाँ वेरी हाई बताया गया, ये आपका गलत है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले क्या उस एरिया पे स्नो प्रोन हो चुका है, ठीक है, स्नो प्रोन हो चुका है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगा, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन बता रहा है कि सेकंड ऑप्शन जो कि द प्रेशर द presence of interrupted air increase the resistance of flow एंड देयर रिड्यूस द फिल्ट्रेशन, ये सही है। अगर आपका क्या बोल रहा है, अगर आपका सॉइल में अगर आपका इंटरप्रेटेड एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरप्रेटेड एयर अगर प्रेजेंट है सॉइल में, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के जो सॉइल है, अगर वहाँ पे इंटरप्रेटेड एयर प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट होने का, अगर वहाँ पर एयर है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वाटर जो फ्लो कर रहा है उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है, उसको मतलब बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब जितना कंफर्टेबल के साथ फ्लो होता है फ्लो करने नहीं देगा, बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब रेसिस्टेंट करेगा, रेसिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, जिसके कारण जो आपको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग है। फर्स्ट कहाँ है देखिए तो पढ़िए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें हम लोग और कुछ पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सॉइल टेक्सचर मतलब क्या हुआ, कि अगर मान के चलिए कि अगर मेरा सॉइली मतलब सैंडी सॉइल है, ठीक है, ग्रेवल सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में क्या होगा, आपका जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सैंडी सॉइल हो गया, सिल्टी सॉइल हो गया, इसमें क्या कि आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, किले के कंपेरिजन में, ठीक है। किले में इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगा, और आपका जो आपका मान लिख देते हैं, अगर सिल्ट है या फिर आपका ग्रेवल है या फिर आपका सैंड है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैपेसिटी इज ग्रेटर देन क्ले सॉइल,
क्योंकि क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। साइज बड़ा होने के कारण यहाँ क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, यहाँ जब पानी पास करेगा तो पानी इजिली पास कर जाएगा, ठीक है। और वही आपका अगर क्लियर रहेगा तो उसमें पानी, उसमें तो पोरस है ना, तो पूरी तरह से वो पोरस है, तो वहाँ पे पानी पास होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि सोया आपका अगर आपका क्या है, सील्ट है या फिर ग्रेवल है, तो इसमें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ग्रेटर देन होता है क्ले के कंपेरिजन में, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं पोरोसिटी। आपका पोरोसिटी भी है, ये भी आपका इफेक्ट करता है किसको, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। और थर्ड जो आपका है परमेबिलिटी। आपका थर्ड क्या है, परमेबिलिटी है। और फोर्थ क्या है, सॉइल मॉइस्चर। फोर्थ क्या आपका सॉइल मॉइस्चर, ये आपका ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफ द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज इन अ प्लेन ऑफ, कितना दिया है, 200 MPa, एंड आपका जो दिया हुआ है, देखिए कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना दिया गया आपका, 200 MPa दिया हुआ है और 50 MPa दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम का, मिनिमम और मैक्सिमम का जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टाउ मैक्स जो आएगा आपका माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई इजकल टू, यहाँ हो जाएगा क्या, टाउ मैक्स माइनस टाउ मीन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। टाउ मैक्स कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कितना है, टाउ मैक्स कितना दिया हुआ है, 200 माइनस टाउ मीन 50 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75 MPa। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ ए बिटुमिन टू बी यूज फॉर ए रोड कंस्ट्रक्शन एट ए पैलेस वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री शुड बी, बताइए। टेम्परेचर पूछ रहा है कि सो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ ए बिटुमिन शुड बी ए रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री शुड बी, बताइए कितना होना चाहिए। पहले हम लोग समझेंगे सबटेनिंग पॉइंट होता क्या है। सबटेनिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, सबटेनिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस आफ्टर अटेन द पार्टिकुलर आफ्टर पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सबटेनिंग, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सबटेनिंग तक जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सबटेनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, ठीक है। इसका जो आपका क्या बोलते हैं, इसमें जो इस टेस्ट के लिए कौन सा क्या डिटरमाइन करता है, सबटेनिंग पॉइंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, रिंग एंड बॉल टेस्ट, रिंग एंड बॉल टेस्ट, ठीक है। रिंग एंड बॉल टेस्ट, इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लाई करता है सबटेनिंग पॉइंट, सबटेनिंग पॉइंट
वेरी फ्रॉम कितना से 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर वेरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो पूछ रहा है कि पूछा कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कितना टेम्परेचर सुटेबल है, ठीक है। सब कितना सुटेबल है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर रोड कंस्ट्रक्शन फॉर ए रोड कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम टेम्परेचर greater than 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका होता है, कितना होता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के केस में 40 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन किसके बारे में कर रहा है, आपका केनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी का, बताइए। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले सेट अब देखिएगा, जितने भी ये आपका 5वां सेट चल रहा है, इससे पहले भी जितने सेट हुए हैं करीब 3, 4 या थर्ड में शायद डिस्कस हुआ है कि आपका केनेडी थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या है, सारा डिटेल उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। बताइए इसमें क्या है। देखिए हम लोग कौन सा इसमें पूछ रहा है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। केनेडी थ्योरी पहला से पढ़ते हैं कि केनेडी स्टेट दैट ऑल द चैनल टू बी स्टेट रिज्मे provided they did not silt or occur, but lessee differentiate between the two regime condition, initial and final regime। ये सही बोल रहा है, लेकिन जो होगा ये सही बोल रहा है, ऑप्शन ये सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए ना, गलत चाहिए, ये सही है। कैनेडी डिड नॉट फिक्स रेजिमा चैनल, ये भी आपका सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है। कैनेडी हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू बी बेड विड्थ एंड डेप्थ रेशियो, क्या ये सही है। बेड विड्थ एंड डेप्थ रेशियो बिकॉज बट लेसी हैज नॉट ए कनेक्टेड वेट पेरीमीटर एज वेल एज एरिया ऑफ द चैनल विथ डिस्चार्ज, क्या ये सही है। क्या कैनेडी थ्योरी क्या कभी दिया था बेड बाय डेप्थ रेशियो, कभी पढ़े हम लोग, ये कभी नहीं दिया था। कैनेडी थ्योरी कभी नहीं दिया था डेप्थ बाय वेट रेशियो, मतलब वेट बाय डेप्थ रेशियो ये नहीं दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन कि कैनेडी हैज यूज कुटर फॉर्मूला, ये भी सही है। कैनेडी जो कुटर फॉर्मूला को यूज किया था, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कैनेडी थ्योरी के बारे में, ठीक है। कैनेडी के बारे में यहाँ लिख देते हैं, कैनेडी के बारे में। कैनेडी सबसे पहले क्या इन्होंने वेलोसिटी का इक्वेशन फॉर्मूला दिया था, यस दिया था। कुटर्स इक्वेशन इज यूज फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इन्होंने शायद चलो का फॉर्मूला नहीं दिया था। इट गिव्स नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप का फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ये जो मेथड यूज किए थे वो क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड था। बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन मार्शल टेस्ट ऑफ ए विटामिन मिक्स द विटामिन कंटेंट इंक्रीज द फ्लो वैल्यू विल बी, बताइए।
इसमें आपका पूछ रहा है वो मार्शल टेस्ट का जो दिया था ना, 4-5 इसका जो ग्राफ होता है, इसमें क्या किसका पूछ रहा है कि द मार्शलिंग टेस्ट विटामिन मिक्स द विटामिन कंटेंट इज इंक्रीज, विटामिन कंटेंट इंक्रीज है, तब द फ्लो वैल्यू क्या होगा, इसका फ्लो वैल्यू का आपका ग्राफ कैसा बनता है बताइए। फ्लो वैल्यू विल भी, इसका ग्राफ कैसा बनता है, हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ये वैल्यू एलवेज ऐसे रहेगा, मतलब एलवेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन रिमेन कांस्टेंट ये नहीं होगा, डिक्रीज फर्स्ट एंड देन इंक्रीज ये भी नहीं होगा, इंक्रीज मोनोक्रिकली ये सही है, इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें और हम लोग ग्राफ देखते हैं, आप लोग इसका यूनिट वेट का ग्राफ देखिए कैसा होगा, यूनिट वेट का ग्राफ देखिए, यू कैसे होता है, यू आपका इस शेप में होता है ना, यू ऐसे होता है, यूनिट वेट यू आपका ये शेप में होता है, तो यूनिट वेट का जो ग्राफ है आपका इस टाइप में जाएगा, ये ठीक है। याद करने का तरीका, अगर यूनिट वेट का पूछ दिया ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा किसका ग्राफ है, दे देगा ऑप्शन फ्लो वैल्यू दे देगा, आपका यूनिट वेट दे देगा, ठीक है, परसेंटेज एयर भर दे देगा, इसी तरह दे देगा, पूछेगा इसका कौन सा इसका ग्राफ है, ठीक है। ये किसका हो गया आपका यूनिट वेट। एक के बाद एक आपको और बताते हैं, मार्शलिंग का, मार्शल स्टेबिलिटी का ग्राफ कैसे बनता है। मार्शल स्टेबिलिटी ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, ठीक है, मार्शल स्टेबिलिटी का ग्राफ बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट assumption मेड फॉर ए फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ ए स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, बताइए स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए कौन सा इसका मेथड नहीं है, बताइए। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस एप्लीकेबल, इसका पहले हम लोग अजम्पशन देख लेते हैं। इसका जो अजम्पशन है फर्स्ट क्या था, द स्लिप जो होगा ना, स्लिप सरफेस जो होगा वो एलवेज सर्कुलर होगा, ठीक है, स्लिप सरफेस सर्कुलर होगा, स्लिप सरफेस एलवेज सर्कुलर होगा। दूसरा जो होगा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट जो होगा आपका, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट इज फुल्ली मोबिलाइज along स्लिप सरफेस, ठीक है। थर्ड जो होता है आपका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल होता है, रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल टू फ्रिक्शन सर्कल, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, कि टोटल स्ट्रेस एनालिसिस एप्लीकेबल, द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्रिक्शन, क्या ये सेंटर से पास करता है, द रिजल्टेंट टेंजेंट टू द फ्रिक्शन सर्कल, ये सही है। फ्रिक्शन इमोबिलाइज ये भी सही है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि गलत हमको लग रहा है, गलत है ये, द रिजल्टेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्रिक्शन, सेंटर से नहीं पास करता है, ठीक है, सेंटर से ये पास नहीं करता है, अलोंग दी स्लिप सरफेस से पास करता है, जो कि बोल रहा है कि सेंटर से पास करता है, ऑप्शन ये गलत है आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग परटेनिंग टू द डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, बताइए कौन सा गलत पूछ रहा है इनमें, कौन सा गलत है। तो हम लोग देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। द टॉर्सनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड
at the corner of simply supported rectangular slab if the corner from the lift, ये सही बता रहा है कि अगर कॉर्नर लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और कॉर्नर लिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्या है, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, ये सही है। इन केस ऑफ स्टेयरकेस डिजाइन द डेड वेट of the step is calculated by treating the step to be equivalent horizontal slab, thickness is equal to the half of the rise। ये क्या सही बता रहा है? हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग स्टेयर कैसे डिजाइन करते हैं तो इसमें से हम लोग जो डेड वेट जो लेते हैं वो किसका लेते हैं, डेड वेट जो लेते हैं थिकनेस इक्वल टू हाफ ऑफ द राइज का जो राइज होता है उसका हाफ हम लोग लेते हैं, जो कि ये भी ऑप्शन आपका सही बता रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं कि द एजम्पशन ऑफ लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल इन फ्लेक्सर इज मेड यूज इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। एजम्पशन ऑफ लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल, ये भी सही है। इसमें दोनों जो स्टेटमेंट आपका जो एजम्पशन है दोनों में अप्लाई होता है, आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी और आपका WSN में भी, दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट देखते हैं क्या है कि रेक्टेंगुलर, अगर देखिए हम लोग का 3 सही हो गया, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तब पता नहीं यही तो गलत हो सकता है, यही गलत ही होगा। जब हम लोग का ये सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए द कंडीशन इन विच सॉइल गेट क्लॉग्ड बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस अप्लाई ऑफ वेस्ट वाटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल सिकनेस या फिर एरोबिक सिकनेस या फिर लैंड सिकनेस या फिर सीवेज सिकनेस। इसका आंसर जो होगा आपका सीवेज सिकनेस होगा। देखिए सीवेज सिकनेस कैसे होगा, अगर जब भी वेस्ट वाटर को आप लोग जब कभी सॉइल पे कंटिन्यूसली हम लोग जब एक ही प्लेस पे हम लोग लगातार हम लोग सॉइल जब वेस्ट करते हैं वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ के जो सॉइल का पोरस होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका सॉइल के पोरस में सारा मतलब पोरस कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है। जो वहाँ का सॉइल है वो सारा वेस्ट वाटर से फिल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, सीवेज सिकनेस का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन नहीं मतलब अगला क्वेश्चन, ए स्टील कॉलम इज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैरी एक्सियल लोड ऑफ कितना है, 125 न्यूटन। इट इज ए बुल्ट अप ऑफ 2 ISMC 350 चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल 350 चैनल, ये बोल रहा है इसका फुल फॉर्म हो गया चैनल, कनेक्टेड बाय ए लेसिंग, द लेसिंग कैरी ए लोड ऑफ, बताइए इसका लोड कितना होगा। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं फॉर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर IS के अकॉर्डिंग IS 800 2007, इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला, दी लेसिंग should be designed the lacing should be designed to resist transverse shear। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 2.5% ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सियल लोड, ठीक है। तो ये हम लोग चलिए निकालते हैं, 2.5% बोल रहा है इंटू 125। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 3.125 न्यूटन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, बताइए आपका कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, जाके आप लोग लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप लोग बहुत ही जबरदस्त आपको मतलब देखा जाए, बहुत ही मस्त आपका मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखा जाए तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल कर्व इज 120 मीटर, डिजाइन स्पीड दिया 50 kmph, व्हाट विल बी द क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सुपर सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत फॉर्मूला लगाइए, ई प्लस एफ इजकल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। बताइए फॉर्मूला। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नो फ्रिक्शन बोल रहा था, हम लोग ई इजकल टू एफ को हम लोग जीरो कर देंगे, सॉरी ई को नहीं, आपको किसको जीरो करना है, आपको ई को जीरो करना है। बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इफ नो सुपर एलिवेशन, मतलब ई को जीरो करना है। ई इजकल टू जीरो हो गया तो कितना आएगा, कितना होगा बताइए। चलिए पुट कीजिए जीरो, एक मिनट, जीरो प्लस एफ इजकल टू बी एस जो है कितना पुट करेंगे हम लोग, 50 गुना 50 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 120। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 0.16। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है 9.81 पॉइंट फील्ड बिटवीन ए टू पैरेलल प्लेट 1 सेंटीमीटर पार्ट एंड मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शियर स्ट्रेस निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं शियर स्ट्रेस का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई होता है। इसी फॉर्मूला में बैठा दिया आंसर आ जाएगा आपका। टाउ इक्वल टू, देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपका, म्यू दिया हुआ है कितना 9.81। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ क्या, जो डी यू दिया हुआ है, डी यू कितना होगा, डी वाई कितना होगा, डी वाई आप लोग देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर होगा और डी यू आपका 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसमें आप बैठा दीजिए 9.81 इंटू डी यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर दिया हम लोग, सेंटीमीटर में, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसे मीटर में, 10 के पावर -2। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फील्ड कैपेसिटी से इरिगेशन से क्वेश्चन है कि द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपका कितना है 15%, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट कितना है 1.5, इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ ए क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर, द स्टोरेज कैपेसिटी पूछ रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताइए, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं। देखिए फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी का इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, गामा डी बाई गामा डब्लू इंटू डी माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस पी डब्लू पी, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए इसे बैठा दीजिए। गामा डी कितना दिया हुआ 1.5 डिवाइडेड बाई यूनिट वेट कितना दिया 1, नहीं दिया तो कितना लेना है 1 लेना है। ठीक है, और डी कितना दिया हुआ, डी आपका 80 सेंटीमीटर, देखिए दिया हुआ ना 80 सेंटीमीटर। एफ सी कितना दिया हुआ 0.25%, 0.25 माइनस 0.15। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें से घटा के इसको गुना कर दीजिए, आंसर कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल क्या क्या होता है। पहली बात हम लोग जानते हैं कि मतलब शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल होता क्या है। देखिए हम लोग समझते हैं कि अगर जब भी मान के चलिए कि एक सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है, एक दो सॉइल का पार्टिकल है, जब दोनों आसपास अगर दोनों एक साथ अगर मतलब कॉन्टैक्ट में आएगा, जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके बीच में क्या फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, फोर्स डेवलप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शन रेसिस्टेंस डेवलप होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल बोलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग चलिए देखते हैं इफेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका गलत पूछ रहा है ना। तो इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ स्वेल, हाँ ये सही है। अगर देखिए अगर स्वेल का साइज, अगर स्वेल का जो आपका एंगल जो दिया हुआ है इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज, तो सोयल ग्रेडेशन इज इम्प्रूव, ये सही है। अगर सोयल का एंगल, ठीक है, अगर सोयल का एंगल, अगर लोग एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज बढ़ जा रहा है तो ऑब्वियसली कि जब सोयल का एंगल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है तो उसका भी सोयल ग्रेडेशन इंक्रीज कर जाएगा, ये सही बता रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज विद द साइज ऑफ पार्टिकल साइज, क्या ये सही है? शेयरिंग रेसिस्टेंस ये भी सही बता रहा है। अगर पार्टिकल साइज इफेक्टिव एंगल अगर पार्टिकल साइज का इंक्रीज कर जा रहा है तो उसका पार्टिकल साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये भी सही बता रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए कि द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, क्या ये जरूरी है कि अगर अब मान के चलिए कि मेरा कोई सॉइल है वो मतलब उसका लिमिटेड है कि 45 डिग्री होगा तभी वो उसका लिमिटेड है कि 45 डिग्री पर वो ये करेगा इफेक्टिव एंगल, ये गलत है। कोई इसका लिमिट नहीं होता है, जितना भी हम इंक्लाइन करेंगे उतना वो उसका अच्छा से वो उसका शेयरिंग रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये गलत बता रहा है आपका। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस इज रेयरली मोर देन 30 डिग्री ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, क्या ये सही है? इसका एक चार्ट आप लोग लिख लीजिए। क्ले के केस में कितना होता है 20 डिग्री, ठीक है, सिल्ट के केस में 34 डिग्री होता है, ठीक है, सैंड के केस में आपका 30 से 40 डिग्री होता है, ठीक है। ग्रेवल के केस में कितना होता है 35 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड जो है ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इक्वेशन इज यूज फॉर अ स्मूथ एज वेल एज रफ बाउंड्री, बताइए इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो रफ और स्मूथ दोनों के लिए यूज होता है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है प्रेंडेटिल यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है आपका स्मूथ के लिए भी और आपका रफ के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कि विल डिजाइनिंग ए स्ट्रक्चरल आरसीसी मेंबर क्या थ्रू ए लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, वाई इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल द रिलेवेंट लिमिट स्टेट टू प्रिवेंट द कोलैप्स एंड फ्रैक्चर, ये नहीं होगा। टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड डिफ्लेक्शन, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, वाई इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल द रिलेवेंट लिमिट स्टेट, ऑल द रिलेवेंट लिमिट स्टेट, तो इसमें से कौन सा होगा? ये देखिए ये दोनों, ये क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। टू मेक द, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो बच गया, क्या कि हम लोग लिमिट स्टेट हम लोग जानते हैं कि इसमें आपका दो टाइप का होता है, जो आपका क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो दोनों इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नेम द टेस्ट टू बी कंडक्ट और लैमस्टोन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट, बताइए इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें से लैमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट को डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन हीट टेस्ट जो है आपका, हीट टेस्ट जो है आपको क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग apparatus, बीच द फॉलोइंग apparatus यूज इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर आल्सो भी नोन एज चेक बल्ब और नॉन रिटर्न बल्ब, बताइए बल्ब आ गया ना, बल्ब का क्वेश्चन आ गया, बताइए ये कौन सा है, एयर बल्ब है या फिर आपका सिल्यूस बल्ब है या फिर एल्टीट्यूड बल्ब है, रिफ्लेक्स बल्ब है, क्या बोल रहा है? चेक बल्ब उसको भी बोल रहे हैं और नॉन रिटर्निंग बल्ब मतलब रिफ्लेक्स बल्ब एक ऐसा बल्ब होता है जो कि नॉन रिटर्निंग बल्ब होता है, ठीक है। इसमें जो फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स बल्ब बोलते हैं, ठीक है।
हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि आपका ये क्या होता है। स्कोर बल्ब क्या होता है, स्कोर बल्ब को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेन बल्ब बोलते हैं। स्कोर बल्ब इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेन बल्ब बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ब्लो ऑफ बल्ब बोलते हैं। ठीक है, इसका 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 फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन अगर अगर हमको अगर पेंट अगर अगर आपका पाइप में कुछ मतलब सील्ड टाइप में हो गया, कुछ सील्ड अगर वहाँ पर आके सेडिमेंट हो गया, तो सील्ड को निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर बल्ब का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर बल्ब को रिमूव। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर फॉर ए सीवर लाइन 50 सेंटीमीटर डायमीटर द स्पेसिंग ऑफ मैन होल बताइए। इसके लिए एक चार्ट बना दे क्या, आपके लिए इजी रहेगा। देखिए क्या होता है, इधर देते हैं डाई ऑफ साइज, डाई ऑफ सीवर, इधर आपको क्या है, स्पेसिंग ऑफ मैन होल, स्पेसिंग ऑफ मेन होल। ठीक है, अगर आपका डाया कितना है 0.3 मीटर है, फिर कितना है 0.6 मीटर है, फिर कितना है, फिर 9 मीटर है, फिर कितना है 12 मीटर है, फिर कितना है 15 मीटर है, फिर क्या है ग्रेटर देन 15 मीटर है। तो इस कंडीशन में जो आपका स्पेसिंग होगा कितना होगा, 45 मीटर, 45 75 90, 45 75 90, 120, 250, यहाँ हो जाएगा 300 मीटर। इसका याद करने का तरीका यही है, एक बार में पढ़िए, 2 3 6 9 12 15 ग्रेटर देन 15, फिर स्पेसिंग कितना 45 75 45 45 75 90, 120 250 300। ठीक है, 120 250 300, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं एक फ्लो में। तो इसका क्या पूछा था, 50 सेंटीमीटर कितना है, 50 है, डाया कितना इसका 50 है, इसका आंसर कितना होगा बताइए। कितना होगा इसका, 100 हो जाएगा। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि अबाउट सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के बारे में बताइए क्या है कि द फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर द 75% डिजाइन स्पीड, ये सही है। फॉर हिली टेरेन द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 7%, हिली टेरेन में 7% होता है, गलत है, 10% होता है। इन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इफेक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, नहीं ये भी गलत है। इफेक्ट ऑफ हम लोग कितना लेते हैं 0.15 लेते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, बताइए कंटूर के बारे में पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए क्लोज कंटूर लाइन विथ हायर वैल्यू इनसाइड, क्या वो लेक को रिप्रेजेंट करता है, हाँ हायर वैल्यू इनसाइड एलवेज हिल को, जो कि गलत है। कंटूर इज इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, क्या ये सही है, सही है, कंटूर का डिफिनेशन है। क्लोजली स्पेस कंटूर इंडिकेट स्टीप स्लोप, एकदम सही है। कंटूर लाइन कैन बी क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, बताइए श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। अच्छा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आप क्या समझते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से हम लोग यही समझते हैं कि जब जब कोई कंक्रीट जब कंक्रीट आपस में श्रिंक करता है, ठीक है, मतलब कंक्रीट जब श्रिंक कर जाता है कब, जब वहां पे क्या, जब वहां पे क्या
वाटर का लॉस हो जाता है। जब वाटर का वहाँ का जब मॉइस्चर जब खत्म हो जाएगा तब क्या करेगा, कंक्रीट श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई लोड अप्लाई कर रहा है तब जाके श्रिंक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट श्रिंक कर जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। क्या ये सही है? कंक्रीट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बढ़ जाएगा कब, जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा विथ हाई सीमेंट कंटेंट। ये सही है, ये सही है। द रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विथ टाइम। टाइम के साथ क्या श्रिंकेज, सही बात है, ये भी सही है। द रेट ऑफ श्रिंकेज इंक्रीज डिक्रीज, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कंक्रीट श्रिंक करेगा ना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि ये सही बता रहा है। द रेट ऑफ श्रिंकेज इंक्रीज विथ टाइम, ये गलत है। टाइम के साथ श्रिंकेज डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज करता है। श्रिंकेज कंक्रीट अकर्स एब्सेंस ऑफ लोड। क्या ये सही है? श्रिंकेज कंक्रीट अकर्स एब्सेंस ऑफ लोड, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप मेजर बाई, बताइए इनमें से कौन सा सही है? फ्लो रेट किसका, कौन मेजर करता है? फ्लो रेट सर्कुलर पाइप में पीटो ट्यूब क्या मेजर करता है? वेलोसिटी। ठीक है, बेंचुरीमीटर और फिश मीटर, ये आपका फ्लो रेट। ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द टर्म यूज इन ए रेलवे इंजीनियरिंग फॉर ए लेआउट ऑफ टू क्रॉस ओवर दैट आर सुपर इम्पोज इन इनेबलिंग मूवमेंट फ्रॉम ए आइदर डायरेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसर क्रॉसओवर। सक्सेसर क्रॉसओवर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि कंसीडर अ स्टेटमेंट रिलेटेड फॉर रिवर ट्रेनिंग में, बताइए। रिपेलिंग ग्राउंड रिपेयरिंग ग्रोइंस पॉइंट टूवर्ड द डाउन स्ट्रीम, गलत है ये। रिपेलिंग ग्राउंड ऑलवेज अप स्ट्रीम डायरेक्शन में होता है। दूसरा गलत है, इट मीन्स क्या? खाली पहला सही है, ये तो होगा नहीं, दूसरा इसमें ये भी नहीं होगा, पहला खाली सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि द वैल्यू ऑफ रिकॉर्डेड इन म्युनिसिपल रिकॉर्ड टू डिटरमाइन द म्युनिसिपल टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ए ऑनर इज नोन एज क्या? एसवर्ड वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसवर्ड वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंसिस्ट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एडेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक येलो टिंट टू ब्रिक डिक्रीज द श्रिंकेज नोन एज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया प्रेजेंट आता है ब्रिक में, तो क्या होता है कि उसमें से श्रिंकेज डिक्रीज कर देता है और उसमें से और क्या कुछ येलो टिंट कलर को प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चेन सर्वे कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगुलर बिकॉज triangle is the only simple plane figure which of the plotted uniquely if the triangular are known as three sides। क्या? three sides। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फॉर इंडियन रेलवे यूज द साइज ऑफ क्रॉसिंग, बताइए इंडियन रेलवे क्रॉसिंग का साइज क्या क्या होता है? इसका जो साइज होता है इसका साइज देखिए क्या क्या होता है इंडियन रेलवे में। फॉर इंडियन रेलवे क्रॉसिंग का जो साइज होता है 1/8 होता है, फिर 1/12 होता है, 1/16 होता है एंड 1/20 होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 1/12 से 12/16 दिया हुआ है, 12/16 भी दिया हुआ है, 16/18 भी दिया हुआ है, 16/18 दिया हुआ है। तो इसमें से हम वो मारेंगे जो सबसे हायर वैल्यू कितना है? 16 से 18, यही मारेंगे। फॉर ए डिजाइन पर्पस
द सी लेवल ऑफ ए कैनाल हेड रेगुलेटर इज जनरली कीप्ड एज ए हायर बाई ए मिनिमम अबाउट ऑफ 1 to 2 मीटर above the crest level of under soils. Option number is the correct answer. As per national ambient air quality standard, the maximum permissible concentration of NO2 in ambient air is residential area is 80 μg per meter cube. Which of the statement is correct with respect to grid iron system? बताइए ग्रिड आयरन सिस्टम का कौन सा इसमें से करेक्ट है? सुटेबल फॉर वेल प्लान के लिए, इफ यू रिक्वायर फॉर लेस नंबर ऑफ बल्ब, या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लो, या फिर इसमें से लड़का लोग पता मारेंगे ये मारेंगे, लेकिन ये गलत है. इट इज सुटेबल फॉर वेल प्लान एट सिटी के लिए ये है ग्रिड आयरन सिस्टम. नेक्स्ट देखिए क्या कि एज पर 4031 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लोहित पोर्टलैंड सीमेंट. बताइए इससे पहले आपको जितना भी सेट हुआ है उसमें सभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है. कितना होता है? 65 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, 7 डेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. एट ए कंस्ट्रक्शन साइट द रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड इज 100 मीटर एंड रिड्यूस लेवल ऑफ बॉटम ऑफ द फुटिंग इज 98 मीटर. द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एक्सप्रेशन फॉर 10 नंबर ऑफ स्क्वायर फुटिंग इज 2 मीटर साइड. बताइए क्या पूछ रहा है? रिड्यूस लेवल पूछ रहा है. रिड्यूस लेवल कैसे निकलेगा? देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है. देखिए 10 स्क्वायर फुटिंग साइज कितना दिया फुटिंग का? स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर का दिया हुआ साइड. ठीक है, नंबर ऑफ फुटिंग कितना है? नंबर ऑफ फुटिंग आपका कितना है? 10 है. ठीक है, एरिया फुटिंग कितना हो जाएगा? स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ फुटिंग. डेप्थ ऑफ निकलेगा कैसे? RL ऑफ ग्राउंड माइनस RL ऑफ बॉटम फुटिंग. तो इसमें से हम RL ऑफ ग्राउंड कितना है? देखिए 100 दिया हुआ है माइनस 98 कितना है? RL ऑफ फुटिंग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 मीटर. ठीक है, और हमको जो क्वांटिटी निकालना है ना, तो क्वांटिटी निकलेगा तो कितना दिया हुआ है इसका साइज? कितना नंबर ऑफ? 10 नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ. लिखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कितना दिया हुआ? कितना नंबर है? 10 नंबर है. साइज कितना है? 4 है इंटू 2 है इंटू 4 है. इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 80 मीटर क्यूब. समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया है. करीब बहुत ही अच्छी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिला है. तो ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें. जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि आपका एसएससी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसके पास शेयर करें. ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन का लेवल उसको पता चले, क्योंकि ये जो लेवल है इसी तरह का लेवल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में. ठीक है, इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू ऑल.